हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स के आगे के पार्ट को यानी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रो दिया था, उसके बाद साथ साथ कुछ चीज़ें बताई भी थी, कुछ चीज़ें ऐड भी की थी कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, क्यों पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। आज हम क्या करने वाले, मतलब समझ लो एक झलक दिया था, ठीक है। वो गाना सुना है ना, तेरी झलक असरफी, ठीक है। तो बस आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। आई नो आपको ये गाना पता होगा आगे क्या लाइंस हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे की चीज़ें जो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या एक झलक हमने दी थी, अब आगे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे और वो उसकी यूनिट क्या होती है और सारी चीज़ें, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। अगर आपने ये नाम सुने हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं सुना है तो अभी सुन लेंगे और अच्छे से सीख भी जाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बस आपको बने रहना है और अपनी बेसिक नीड्स जो पेन और कॉपी है वो लेके बैठना है। वाटर बॉटल ले लीजिएगा और एक बार जोर से बोल दीजिएगा, तो हो तैयार, करोगे वार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा अभी तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम के साथ चेंजिंग, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अपनी बात कर लेते हैं, जहाँ मैंने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा आपको वो एक फैमिलियर वाली फीलिंग देने के लिए, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से चीज़ें बताते हैं आपको और अच्छे से डिफाइन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो क्या था उस दिन, क्या किया था हमने, बस हमने छोटी सी चीज़ बताई थी आपको कि मान लीजिए कि हमारे पास, मान लीजिए लेट करिए कि हमारा हम एक रिएक्शन हो रही है R, ठीक है। R से P में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और टाइम के साथ हो रहा है। तो हमने मान लिया टाइम अभी 0 सेकेंड है, ठीक है। और उस टाइम पे ये लगभग 5 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया था, 5 ग्राम 10 ग्राम जितना ले लिए, 15 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। 15 ग्राम। अभी प्रोडक्ट कोई कुछ नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि 0 टाइम है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये 0 ग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा, रिएक्टेंट अगर रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा ना, ठीक है। अब टाइम की चेंजिंग होने लगी, मान लीजिए 5 सेकेंड तक गया, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद ये देखा गया कि रिएक्टेंट अब कन्वर्ट होने लगा प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे फॉर्मेशन कितना, ये रिडक्शन कितना आ जाएगा कि कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ थोड़ा और टाइम बढ़ा दिया, मान लीजिए 10 सेकंड पे आ गए, तो 10 सेकंड बाद देखा कि ये केवल रिएक्टेंट केवल 5 ग्राम बचा है और ये 10 ग्राम हो गए, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि 15 सेकंड बाद कि पूरे 0 ग्राम रिएक्टेंट बच रहा है और पूरा का पूरा किसमें कंज्यूम हो गया, कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, ये जो चेंजिंग आ रही है ना, चेंजिंग हो रही है, इसी चेंज को टाइम के साथ जो चेंजिंग होती है कंसंट्रेशन में, उसी चेंज को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, स्पीड। क्या पढ़ा था आपने, ये रेट का मतलब स्पीड ही है, ठीक है। आपने स्पीड क्या पढ़ा था कि आपकी जो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है एक यूनिट टाइम में, या टाइम टेकन जो भी आप रखते हो वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही टाइम के साथ वेरिएशन कितना आ रहा है, किसमें चेंजेस कितने आ रहे हैं, किसमें कंसंट्रेशन में, किसके कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो चाहे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो, उन दोनों कंसंट्रेशन में जितने जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट और, ठीक है, प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, विथ WRT लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब चेंज कैसे होगा भाई,
चेंज ऐसे तो होगा जैसे मान लो कि हम चेंज का मतलब क्या बताते हैं कि जैसे कोई चीज़ वेरी कर रही है, तो वेरी कर रही है तो उसको कैसे निकालते हो चेंज को, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो निकालते हो। ठीक है, तो हम वही चीज़ और चेंज को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली हम लिखना चाहें अगर, तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिख रहे हैं हम। ठीक है, मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन जो ऊपर रिएक्शन दी है इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए क्या हो जाएगा कि किसमें चेंजेस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज। ठीक है, और किसमें चेंज, टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं वो। ठीक है, और किसके प्रोडक्ट में भी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है। ठीक है, किसके साथ, टाइम के साथ, वही क्या कहलाता है, वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन, और ये होगा, ये भी किसको डिफाइन करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। दोनों कहा है ना कि कंसंट्रेशन एंड नहीं कहा है, और कहा है या तो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, आप इसका लीजिए या तो इसका लीजिए, चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का लीजिए। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ है, यही इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी, अभी परेशानी होगी आपको। ठीक है, परेशानी थोड़ी सी मैं लाऊंगा आपके लिए, हो सकता है ठीक है आप पढ़े भी हों, लेकिन थोड़ी सी परेशानी कुछ बच्चों के लिए लाऊंगा मैं। यहाँ पे माइनस लगा होता है, क्या लगा होता है अभी, माइनस लगा होता है। अब क्या हो गया भाई, सर ये क्या कर दिए, क्यों माइनस लगा दिए सर, क्यों माइनस यहाँ डिनोट कर दिया सर, ये इसका क्या मतलब है। तो अब यहाँ देख लो, ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन में देखो, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है। पहले ही मैं बताया था कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, जब प्रीवियस वीडियो में हम आपको ये समझा रहे थे तभी हमने बताया था कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है, रिएक्टेंट जो होता है वो रिड्यूस करते जाता है, यानी घटता जाता है। तो रिडक्शन अगर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देखो, ये इन्हीं दोनों का अगर मैं निकालूं तो फाइनल क्या है, फाइनल है 5 ग्राम और इनिशियल क्या है 10 ग्राम। तो फाइनल में से इनिशियल जब माइनस करोगे तो आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी कि नहीं। ये माइनस में वैल्यू जो है ये दिखाती है, डिनोट करती है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। वाइल यहाँ पे कोई माइनस, प्रोडक्ट के सामने कोई माइनस नहीं लगा होता, यहाँ प्लस साइन होता है, यानी कोई साइन नहीं होता, प्लस वैसे डिनोट नहीं करते, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। इसीलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर डिफाइन कर रहे हो तो याद रखना कि उसके सामने माइनस लगाना मत भूलिएगा, माइनस रिप्रेजेंट जरूर करिएगा। क्यों करते हैं, क्योंकि निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आई, क्लियर हुई बातें। अब इसी टर्म को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या बोलते हैं भाई, डिसअपियरेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसको बोला जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम के साथ भाई चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज में हो रहा है, वो डिसअपियर हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। ठीक है, रिएक्शन में क्या हो रही है चीजें कि वो डिक्रीज कर रहा है मतलब खत्म हो रहा है। तो इसीलिए इस वाले टर्म को हम क्या डिफाइन करते हैं, इस वाले टर्म को एक और डिफाइन करते एक और तरीके से। रेट ऑफ रिएक्शन तो ये है ही, उसके साथ साथ क्या है, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, डिसअपियरेंस। ठीक, समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर, कोई दिक्कत। और जब प्रोडक्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट को कहा जाएगा सिंपली
प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, कहेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको क्या कहेंगे, ये प्लस वाला, इसको कहेंगे रेट ऑफ, क्या बोलेंगे, दूसरा टर्म ये है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन तो है ही, रेट ऑफ अपीयरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप अपीयरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप क्या लिख सकते हैं, और फॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ रही बात, फॉर्मेशन हो रहा है ना भाई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ये जो रिएक्टेंट है वो क्या होते जा रहा है, वो होते जा रहा है डिसअपीयर। फाइल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते जा रहा है, मतलब बनते जा रहा है, अपीयर होते जा रहा है, ठीक है। 0 टाइम पे देखो ये 0 ग्राम था, डिसअपीयर था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, प्रोडक्ट का कोई अस्तित्व नहीं था, ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपीयर होते जा रहा है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? ये अपनी वाली बात कर रहे थे, अभी मैं डिफिनीशन पे नहीं गया हूँ, मतलब जो लिखा हुआ था उस कंटेंट पे नहीं गया हूँ। अभी मैं सारी चीज़ें उस तरह से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए आपको चीज़ें। फिर अभी डिफिनीशन जो यहाँ पे पीपीटी बना के ले आया हूँ उस पर भी जाऊँगा, वहाँ पे भी मैं आपको क्लियर करूँगा चीज़ें। लेकिन इतनी चीज़ें समझ में आई, मैथमेटिकली समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति विपत्ति कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ें। तो चीज़ें क्या थी देखिए ध्यान से, तो हमने क्या डिफाइन किया था, वही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन की थी। मैंने कहा था कि पीछे से थोड़ा सा हम ऐड ऑन कर रहे थे, तो ये जो टर्म था, ये सारी चीज़ें थी, एग्जाम्पल जो था ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसीलिए यहीं से मैं पकड़ के आपको फिर से अपने इस फेज में ला रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स फेज में ला रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो यहीं से आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा डिफिनेशन भी पढ़ते हैं, भाई लिख के आया हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चेंज, ये भी क्या लिखा है, वही चीज लिखी हुई है कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ किसमें चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। अच्छा, एनी रिएक्टेंट क्यों लिखा है, हो सकता है रिएक्शन ऐसी हो, A प्लस B रिएक्शन करके C बना रहा है, तो अब यहाँ पे ठीक है, इस केस में तीनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तीनों के लिए हम लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, लिख के दिखाऊं, देखिए ध्यान से देखिए, अब ये नई चीज़ है, थोड़ी सी नई चीज़ है। अब इंडिविजुअल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है हमेशा, इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिए भी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए भी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, एक और यहाँ पे D भी रख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। A प्लस B रिएक्शन करके C प्लस D बना रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे डिफाइन करना है तो हमेशा याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल के लिए डिफाइन करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, और ये इसके आगे क्या लगेगा, अपॉन टाइम, या फिर ठीक है इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। क्यों लगेगा, क्योंकि A रिएक्टेंट है। ठीक है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू ये, भाई ये भी तो रिएक्टेंट है तो इसलिए माइनस लगा है। फिर कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन टाइम। ठीक है, आप सबके लिए इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया? क्योंकि देख लो इस पूरे रिएक्शन में, इस पूरे रिएक्शन की बात करें अगर, तो इस पूरे रिएक्शन में क्या है, इस पूरे रिएक्शन में है कि ये पूरे रिएक्शन में सारी चीजें हैं। ठीक है, रिएक्टेंट भी दो हैं और प्रोडक्ट भी दो हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है एनी ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है, या प्रोडक्ट में भी लिखना चाहिए था इसको कि एनी ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, कोई भी चेंज हो रहा है, आप सोचो कि ए अगर डिसअपीयर हो रहा होगा तभी ए, भाई बिना रिएक्शन बी से रिएक्शन किए तो सी बनाएगा नहीं बनाएगा ना। तो ए डिसअपीयर हो रहा है तब भी बी डिसअपीयर हो रहा है टाइम के साथ, तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। सी अपीयर हो रहा है तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। डी अपीयर हो रहा है तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। भाई अपीयर कैसे होगा, डी कैसे बनेगा, जब ए और बी रिएक्शन करेंगे तभी तो डी बनेगा। समझ में आ रही बात?
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली सारे टर्म्स को, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, सारे टर्म्स को इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं। किसके लिए? किसी भी एक रिएक्शन के लिए। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन चाहे प्रोडक्ट का ले लो चाहे रिएक्टेंट का ले लो, फिर अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है, कितना टाइम में चेंजेस आए हैं, बस वही चीज हो। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी, किसी को आपत्ति विपत्ति नहीं है? चलें आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। समझ गए भाई? रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस यही था, इतना ही था सिंपली, कि कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट में टाइम के साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ, और यही क्या हो जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, भाई अपीयर हो रहा है ना प्रोडक्ट, अपॉन टाइम, बस इतना सा। ठीक है, समझ में आया? अब वही चीज रेट ऑफ रिएक्शन, अब मान लीजिए रेट आर था, जो पीछे बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ आर कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम हुआ है, तो ये कंज्यूम हो रहा है ना, इसीलिए इसको किस में रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे। समझ में आ रही बात? अपॉन टाइम टेकन, जितना टाइम लिया जा रहा है। समझ में आ रही बात? और माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की जा रही है, तो प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे माइनस लगेगा नहीं, क्योंकि ये क्या आता है, प्लस आता है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीज। किसके डिक्रीज को? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ रहा है टाइम के साथ, उसको। समझ में आया? तो ये टाइम हो गया, क्लियर हुई? यही चीज वहां पे थी। अब मान लो कि यही चीज जो है हमें डिफाइन करनी है किसी रिएक्शन के लिए। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं रिएक्शन के लिए। ठीक है, मान लो इस रिएक्शन के लिए हमें डिफाइन करनी है, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे 2A प्लस बी, ठीक है, रिएक्शन करके C बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करनी है, तो बताइए क्या हुआ। अब देखो, अभी तक मैंने जो रिएक्शंस बताई हैं इनमें कहीं स्टोइचोमेट्री की बात नहीं की थी। स्टोइचोमेट्री सब लोग जानते हैं ना, स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट सब लोग जानते हैं। ये 2 जो है यहाँ पे वैल्यू, ये क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट है, सॉरी कोफिशिएंट। तो ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है ये भी वैल्यू में आता है। ठीक है, कैसे आएगा? अगर इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसी को डिफाइन करते हैं। अगर इस रिएक्शन के लिए, भाई आपके लिए आपको सब आना चाहिए। ठीक है, अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? क्या था रिएक्शन? 2A प्लस B रिएक्शन करके बना रहे थे C। ठीक है, तो इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, भाई क्या लिखते थे पहले, क्या लिखते थे वही लिखो। ठीक है, माइनस कंसंट्रेशन A का विथ टाइम माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विथ टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विथ टाइम। C के आगे माइनस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि C इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टोइचोमेट्री दी है, अगर आपको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिफाइन करने में बस इतना करना है कि उस स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को, ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, रेसिप्रोकल करके मतलब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इस पूरे किसको, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन को। समझ में आया? ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो B के आगे 3 होता तो हम सीधे क्या करते, 1/3 से मल्टीप्लाई करते थे B का, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन B के टर्म में डिफाइन किया होता। अगर यहाँ पे C के आगे कितना होता, 4 होता, तो हम यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है, ठीक है, तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करके रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? क्लियर हुई? अब ये जो 1/2 के बाद ये जो बच रहा है ना, यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस है। ठीक है, लेकिन उसी में, ठीक है, ध्यान से समझिए कि ये जो इतना है, ठीक है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस को डिफाइन कर रहा है।
ठीक है, माइनस के साथ। वाइल उसी में जब हम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करके जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। समझ में आया। अब जहाँ रेसिप्रोकल जहाँ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ही नहीं, वहाँ पे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहाँ तो, ठीक है, समझ में आया। तो वहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस वो भी सेम होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम होगा। लेकिन अगर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है तो वहाँ जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं करके लिख रहे हो तो वो डिसअपियरेंस को, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस को डिफाइन करेगा। समझ में आया, क्लियर हुई, समझ में आई, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये इतना जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, डिब्बा बनाया है, ये रेट ऑफ क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे चीजों को, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सब्र रखना है। सब्र का फल मीठा होता है, नमकीन भी होता है, ठीक है, होता है ना, ठीक है। चलिए, नमकीन कहाँ होगा, हम तो सब्र का फल मीठा ही जानते थे, ठीक है। आप क्या जानते हो, चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को और थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी प्रीवियस बताई है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर आर और स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट ये डिफाइन क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके आर लिखा हुआ है तो मतलब ये आर की कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है। तो अगर यही चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं। आर रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पी रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन चेंज इन टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म में क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम। निगेटिव साइन शोज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, यही बताता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी आपत्ति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। भाई आप जानते हो कि अभी बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे कंसंट्रेशन किसी का लीजिए, रिएक्टेंट का लीजिए चाहे प्रोडक्ट के लीजिए, अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब चेंज इन कंसंट्रेशन बोला तो चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आई भाई, कंसंट्रेशन की यूनिट तो आएगी, माइनस प्लस करने में यूनिट तो बदलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, वो यूनिट होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आया, क्लियर हुई। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे नोट में भी कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपका रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मान लो ऐसी रिएक्शन आ गई जिसमें A प्लस बी, जैसे एक रिएक्शन होती है, ठीक है। आप एक रिएक्शन जानते हैं ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एमोनिया, ठीक है, N2 प्लस H2, ठीक है, रिएक्शन करके बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं, ठीक है। अभी इस रिएक्शन को क्या करना है, इस रिएक्शन का के लिए, और ये तीनों गैसेस स्टेट में है, हमने मेंशन भी कर दिया कि तीनों गैसेस स्टेट में है, तो गैसेस का तो कंसंट्रेशन होता नहीं है, गैसेस का कंसंट्रेशन का होता है, ठीक है, नहीं होता है ना। तो ये गैसेस का कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो वहां केस आता है किसका, कि इनके जो प्रेशर होते हैं उनको हम कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं, प्रेशर को कंसिडर करके, और प्रेशर को कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को कंसिडर करके हम इनका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन निकालते हैं। समझ में आया, चेंज इन प्रेशर, समझ में आ रही बात, समझ में आया। तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, उसके लिए यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यहाँ पे हो जाती है किसके टर्म में, गैसियस टर्म में। क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर, अब यहाँ पे प्रेशर आ गया, ठीक है, और नीचे टाइम क्या है, सेकंड में ही है। तो प्रेशर किस में यूज करते हैं, प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक, और अपॉन सेकंड आ जाएगा तो ATM पर सेकंड हो जाएगा,
ठीक है, ATM पर सेकंड हो जाएगा और वही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, लिखी हुई है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में दिया है तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर गैसेस स्टेट में दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATM पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जैसे जैसे मिलती तो रिएक्शंस आपको ऐसी है ना, अभी तो मैं जनरल रिएक्शन, ये जो पीछे रिएक्शंस करवाया हूँ ये तो जनरल रिएक्शंस थी। अगर यही रिएक्शन मिल जाए आपको, ठीक है, ठीक, यही रिएक्शन मिल जाए, N2 + H2 कह रहा है कि ये NH3 बना रहा है, ठीक है। मान लो ये गैसेस स्टेट में अभी नहीं है, ठीक है, क्या हमें कंसंट्रेशन मेंशन की हुई है, क्या मेंशन किया हुआ है, कंसंट्रेशन मेंशन किया हुआ है, और कंसंट्रेशन मेंशन करके कह रहा है इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखो। ठीक है, क्या लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन की इसके लिए इक्वेशन लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देख लीजिए, लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन ROR की इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू माइनस change in concentration of hydrogen H2 upon time is equal to change in concentration of NH3, ठीक है, upon change in time, ठीक है, डेल्टा T। ठीक, समझ में आ रही बात? ये रख दिया, या टाइम टेकन जो भी है टाइम रख दिया। ठीक, अब ये मेंशन, भाई यहाँ टाइम टेकन और डेल्टा टी, इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि टाइम जो है, जैसे मान लो टाइम हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो टी माइनस चेंज इन टाइम क्या होगा, फाइनल माइनस 0, ठीक है, इसीलिए डेल्टा टी भी लिखते हैं, टी भी लिखते हैं, ठीक है, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई, हमारा जो पूरा पूरी इक्वेशन आई वो यही आई कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक, समझ में? सब लोग सहमत हैं इससे? नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत होगी, सरासर गलत होगी भाई। यही चीज़ तो मैं तो बताना चाह रहा था आपको कि ये सरासर गलत होगी। क्यों गलत होगी भाई? आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्यों गलत होगी, इसका रीज़न देखिए। रिएक्शन अगर आपको कहीं भी मिल रही है, ठीक है, कभी भी मिल रही है, तो पहले रिएक्शन को देख लीजिए कि वो बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, क्योंकि मैंने बताया अभी पीछे कि स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट की भी वैल्यू ऐड होती है रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। आप अपीयरेंस डिसअपीयरेंस इससे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वैल्यू नहीं रखनी होगी। ये रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस है, ये गलत होगा। ये सही वाला क्या होगा, सही वाला क्या होगा, तो देखिए सही वाला होगा कि रेट, पहले इसको क्या करो, बैलेंस करो। तो बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा भाई, ठीक है, हो गया बैलेंस। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिफाइन करना है तो ROR नहीं, ROR इज इक्वल टू नाटू नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस, अच्छा हाइड्रोजन के सामने स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया, कितना लगाया, 3 होगा तो रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अपॉन टाइम हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी या टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं तो माइनस नहीं लगेगा, तो इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 2NH3 है, मतलब स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक है, और अपॉन कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। समझ में आया? तो ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन, किसके लिए, ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरी रिएक्शन के लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, क्लियर हुई बातें? तो ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कभी भी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है तो उसको मेंशन करके ही चलेंगे, याद रखिएगा, मेंशन करना है आपको, ठीक है। और रिएक्शन अगर ऐसे ही सिंपली दे दी है तो उसको बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस बिना किए अगर रिएक्शन को आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन का ROR लिख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और उसकी सजा आपको मिल सकती है। समझ में आया, क्लियर हुई? आगे बढ़ें,
नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यूनिट पढ़ लिए, समझ में आ गया यूनिट, कोई दिक्कत किसी को? अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा है, जिंदगी में ट्विस्ट चाहिए होता है, तो जिंदगी में ट्विस्ट कौन लाता है? फिजिकल केमिस्ट्री में ट्विस्ट कौन लाता है? हमारे क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, और जुर्म की सजा, ठीक है, आपको मिलेगी, ठीक है, एग्जाम में मिलेगी, बस तुरंत नहीं मिलेगी, ठीक है? तो जुर्म मत करिए। देखिए अब यहां से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, वैसे क्लियर हुई होंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से चीजों को डिफाइन किया है, नहीं भी हुई है तो यहां पे देख लो, ठीक है? हमारे पास एक रिएक्शन है, जब जनरल रिएक्शन दी हुई है तो यहाँ बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये बैलेंस रिएक्शन दी हुई है। जब जनरल होगा तो मतलब वो बैलेंस करके दिया हुआ है। अगर ऐसी रिएक्शन दी हुई है जो आपको, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन वाला था, तो वो आपको बैलेंस करके देखना पड़ेगा, ठीक है? एक्चुअल रिएक्शन दी हुई है तो बैलेंस करना होगा, जनरल रिएक्शन दी हुई है तो वो बैलेंस होगी। समझ में? क्लियर? तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रिएक्शन है A+2B 3C बना रहा है, कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस दे दिया है C का, और वो दिया टाइम के साथ, वो कितना है 2.0 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बताओ, ठीक है? तो हर रिएक्शन का एक ही तरीका होता है केमिकल काइनेटिक्स में सॉल्व करने का। पहले सबसे, अगर इस तरह की क्वेश्चन आ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज हम इंडिविजुअल जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सबके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है? तो लिख लेते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, या 2 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम, यानी टाइम, ठीक है, आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो यहाँ माइनस लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन टाइम, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है अभी, कह रहा है कि ये जो C है, C, ठीक है, इसका हमने अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस दे दिया है, वो कितना है 2.0 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमने आपको डिफाइन किया था। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है कि चेंजिंग, इंक्रीज इन द, अगर प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज होगा, और रिएक्टेंट दिया है तो रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बस इतना, ये होता है क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, ठीक है? मतलब उसमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल ना हो, ठीक है? अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है भी तब भी ना हो, तो ये जो वैल्यू है ये इतना, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, यही अभी पीछे डिफाइन करके आए, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, ठीक है? मैंने बताया है कि अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आ जा रहा है, ठीक है, तो वो पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा। लेकिन अगर इतनी सी बात कर रहे हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रेट ऑफ अपीयरेंस को डिफाइन कर रहा है। मतलब हमें सिंपली क्या दिया है, हमें सिंपली वैल्यू दी है किसकी, हमें सिंपली वैल्यू दी है कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है भाई, कितना दिया है, 2 पॉइंट समथिंग दिया है ना, ठीक है? तो वो 2 पॉइंट जितना भी दिया है वो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 2.0 इंटू कितना, 10⁻⁴, ठीक है, इतना दिया है, ये लिख लिया। अब इसकी वैल्यू ये है, तो हमारा पहला, ये जो हमारा इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसके अकॉर्डिंग है कि ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है 1/3 मल्टीप्लाई, इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन आई है 1/3 मल्टीप्लाई डेल्टा C की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन टाइम, इसकी वैल्यू आपको दी है तो सीधे रख दीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्या जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 2.0 इंटू 10⁻⁴। अब क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो आएगा कितना, 0.66 इंटू
10 to the power -4, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.66 इंटू 10 to the power -5 क्या मोल पर लीटर पर सेकंड भाई आएगा ना, ठीक है। ये पर लगाया तो ये नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। वेट ये नहीं लिखेंगे ना डायरेक्टली, ठीक है। जब पर लगा दिया वो डिवीजन का साइन तो ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? रेट ऑफ रिएक्शन तुरंत निकाल लिया भाई, आपने तुरंत निकाल लिया। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया था, इसकी वैल्यू दी हुई थी, और हम यहाँ से इस वाली पहली वाली इक्वेशन, इसीलिए कहा है कि पहले रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख लो। तो आपने लिखा तो यहाँ से क्या मिला कि ROR जो है ये इसके इक्वल है, और इसके इक्वल करके उसके बाद इसकी वैल्यू दी हुई थी रेट ऑफ अपीयरेंस की, वो रख दिया और डिवाइड कर दिया, आ गई वैल्यू। अब क्या पूछा है, दूसरा पूछा है आपसे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बताइए। तो भाई यहीं से देखो, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा, बस इतना पार्ट, ठीक है, बस इतने पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ये जो पूरी इक्वेशन है, इतनी सी इक्वेशन, इसमें कुछ दिख रहा है आपको भाई? रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता चल गया। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछ रहा है, तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना हो जाएगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन जो वैल्यू आई है वही लिख दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट वाला निकाला गया, फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला कैसे निकालना है? सेकंड वाला निकालना है ऐसे कि ROR, ठीक है, ये इक्वल है माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, इसी के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज दैट ROR की वैल्यू कितनी है, 6.66 इंटू 10 to the power -5, ठीक है, -5 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, इसके इक्वल हो जाए। और यही तो होता है रेट ऑफ, अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे डिफाइन करूंगा? ऐसे ही तो डिफाइन करूंगा, कैसे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, इसी से तो डिफाइन करूंगा। समझ में आ रही बात? तो यही चीज तो यहाँ पे आ गई, और यही वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी। ये तो डायरेक्टली इक्वल हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? डायरेक्टली इक्वल। और जब इक्वल हो गया तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 6.6 इंटू 10 to the power -5 आ जाएगी। समझ में आया? क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? ठीक है भाई, यहां से देख लो, यही सिंपली मैंने क्या कर दिया, ROR में 6.6 इंटू 10 to the power -5 जो वैल्यू आई थी वही सिंपली रख दिया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और ये क्या है, ये पूरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी ए। समझ में आया? क्लियर हुई? ठीक है, कोई आपत्ति विपत्ति किसी को है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, आपको डिफाइन कर दूंगा। ओके, समझ में आया? क्लियर हुई? चलें आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन। दो टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। अब दो टर्म्स कौन कौन से हैं, एक है एवरेज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, जैसे मान लो कि हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज किसी भी चीज़ का, बहुत सारे हमने क्या, मान लीजिए आपने अगर लैब गए होंगे, अभी तो नहीं गए होंगे शायद, ठीक है, हो सकता है आपके बहुत अच्छे टीचर हों तो आपको ले गए हों। हमको तो वही तब लास्ट में ले जाया जाता था जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते थे, तो 2-4 दिन पहले ले जाके दिखा देते थे कौन कौन सी चीज़ है, क्योंकि एग्जामिनर आने वाला होता था, ठीक है। तो हमने तो ठीक है वैसे ही देखे हैं लैब 12th क्लास में। तो अगर आपके अच्छे टीचर हैं, ले गए हैं आपको लैब, तो क्या किया जाता है वहाँ पे, कई सारे अगर रिएक्शन, मान लो कोई आप रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो, ठीक है, और उसकी रीडिंग आपको करनी है, रीडिंग आपको लिखनी है, तो कई सारे रिएक्शंस हम करते हैं। मान लो R1 करेंगे, R2 करेंगे, R3 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, मान लो इसकी वैल्यू 10 आ गई, इसकी वैल्यू 10.2 आ गई, ठीक है, और इसकी वैल्यू 10.4 आ गई, तो क्या किया जाता है, इसका एवरेज निकाल के जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या मान लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, जो एवरेज आएगा इन तीनों का, ठीक है, क्योंकि 3 बार में 3 वैल्यूज आएंगे, इन्हीं का एवरेज हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर मान लिया जाता है कि वही परफेक्ट रीडिंग है, ठीक है। तो वैसे ही एवरेज में भी, यहाँ पे भी एवरेज किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही एवरेज हम
करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? कैसे करेंगे भाई? तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, वेट मिनट। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सोचा सारी स्लाइड से सारा इंक चला गया। ठीक है, वही मैं देख रहा था, चेक कर रहा था, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या बोला कि एवरेज। अब मुझे मान लीजिए मैंने कहा कि टी टाइम पे, ठीक है, T1 टाइम पे मैंने रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो R1 कंसिडर कर लिया या देख लिया। ठीक है, निकाला। T2 टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन अब क्या हो गया, T2 हो गया, R2 हो गया। T3 टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन अब R3 हो गया। तो इन तीनों का जो एवरेज आएगा, ठीक है, एवरेज रेट जो आएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन भाई एक टाइम पे निकाले, दूसरे मान लो 10 सेकंड पे निकाले, 15 सेकंड पे निकाले, 25 सेकंड पे निकाले, और तीनों अलग अलग रेट्स आए। क्यों आएंगे अलग अलग रेट? क्योंकि देखो थ्रू आउट द रिएक्शन, जब रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा था, रिएक्टेंट जो था बहुत ज़्यादा था, तो जल्दी जल्दी ये बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होते जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है। समझ में आ रही बात? घटता जाता है। समझ में आ रही बात? यानी रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट्स आए और मिलेंगे, अलग अलग रेट मिलेंगे अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग रेट आ रहे हैं, तो उन्हीं का क्या कर देते हैं, हम एवरेज निकाल देते हैं। अब जो एवरेज आएगा वही क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। और जो अभी जितने भी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में डिफाइन किया हूँ, ये सभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही थे। अभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ही सिंपली कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में क्लियर हुई? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? अगर क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिक्स्ड पीरियड का मतलब क्या कहा कि मान लो टी 10 सेकंड से T25 सेकंड तक है, तो ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना। अब इसके बीच में जो भी कंसंट्रेशन में चेंजिंग आई है, उसकी वजह से जो रेट अलग अलग रेट्स आएंगे, उन्हीं का एवरेज निकाल लिया हमने, और वही क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में? पर्टिकुलरली अगर आपको डिफाइन करना है एवरेज रेट, तो आर एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन। मान लीजिए ए रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है बी में, ए रिएक्टेंट है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए डायरेक्टली आप लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। भाई ये टाइम रेंज वही होगा 10 से 25 मिनट का, 25 सेकंड का। ठीक है, और इसी को डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। मतलब जो आपने अभी पीछे पढ़ के आए हैं ना, वो सभी क्या उसी को हम डिफाइन कर सकते हैं एवरेज रेट से भी। ठीक है, उसी से हम डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज रेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कहाँ पे आता है? चेंज आता है इंस्टेंटेनियस रेट में। ठीक है, समझ में? वही सेम तरीका है। देखो पहली चीज तो यहाँ से एवरेज रेट और इन सबसे क्वेश्चंस बनते नहीं है। अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन बताया ना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, वहां पूछा जाएगा। आप ये सब बस वही है कि मतलब हाँ ठीक है, टॉपिक है, बुक में दिया हुआ है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, उसी टाइप से एवरेज रेट ऑफ, समझ गए? ठीक है, उसी तरह से डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं डिफाइन करने आऊँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मान लीजिए एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ कि सिंपली कि यहाँ पे ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, और इधर टाइम को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि जब रेट, ठीक है, हम रिएक्टेंट की अगर बात करें तो रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, वाइल प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ऐसे इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ऐसे डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, डिक्रीज क्या, ओवर टाइम जब नीचे और जाते जाएगा तो वो धीरे धीरे और कंसंट्रेशन, और यहाँ पे ये लाइन ऐसे बनती जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, क्लियर हो ये बात? तो इस तरह से ये डिक्रीज किस में दिखता है? रिएक्टेंट में दिखता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बहुत स्मॉलर टाइम के लिए, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, बहुत एक जैसे कहते हैं ना क्षण भर के लिए, ठीक है, एक बहुत छोटे स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए हमने क्या डिफाइन कर लिया? रेट चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने चेंज इन कंसंट्रेशन अगर क्या कर लिया, नोट कर लिया, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है भाई, बहुत स्मॉल टाइम में बहुत स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा ना भाई, बहुत स्मॉल, मैंने कहा ना सेकंड्स में, ठीक है, बहुत बहुत स्मॉल, ठीक है। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, इंस्टेंट रेट का मतलब वही क्षण भर वाला, ठीक है, क्षण भर के लिए, क्षण सुना है ना, क्षण जानते हैं ना, वो क्षण नहीं है, ठीक है, क्षण भर के लिए, टाइम वाला क्षण, ठीक है। तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए जब हम क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन निकालते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का निकाले चाहे रिएक्टेंट का निकाले, तो वो डिफाइन किया जाता है ऐसे, डी, ठीक है, डी ऑफ रिएक्टेंट, डी क्या होता है, वो डिफरेंशियल वाला डी, ठीक है। मैथ्स वाले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बायो वाले नहीं समझ रहे होंगे, तो आप समझिए कि यहाँ वहाँ डेल्टा यूज कर रहे थे, डेल्टा भी चेंज को डिफाइन करता है, डी जो डिफरेंशियल डी है ये भी किसको डिफाइन करता है, ये भी डी से डेल्टा, डी से डिफरेंशियल, ये भी स्मॉल चेंज को दिखाते हैं, बहुत स्मॉल चेंज के लिए हम डी का यूज करते हैं, डेल्टा का बड़े स्मॉल चेंजेस के लिए यूज किया जाता है, डी स्मॉल चेंजेस के लिए यूज किया जाता है, जो डी आर बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। और डी आर बाई डी टी में भी क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। वाइल अगर इस बहुत स्मॉल टाइम के लिए हमने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रोडक्ट, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया, तो वो हो जाएगा डीपी बाई डी टी, क्या हो जाएगा, dp बाई dt, ठीक है। और इसी बहुत भाई d क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, d हमेशा स्मॉल चेंज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। तो इसी d की वजह से मतलब बहुत स्मॉल चेंज के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, और जब स्मॉल टाइम के लिए हम बहुत एकदम क्षण बल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ में क्लियर हुई, ठीक है। यानी बस इसमें डिफिनीशन में चेंजिंग क्या करनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट of change of concentration of reactant product over reactant or product over a small very small period of time, और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा dp by dt और माइनस dr by dt से। एक रिएक्शन लिख के मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, यहीं पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग, ठीक है, कहोगे सर बताया ही नहीं था आपने, सर जी आपने बस हवा ही बता दिया था, पूरा नहीं बताया था। तो a प्लस बी, मान लो रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं, 3C बना रहे हैं, ठीक है। अभी इसी के लिए इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है अगर, ठीक है, क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे ध्यान से, ROR, ठीक है, DA बाई DT हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस DB बाई क्या हो जाएगा, DT, और यहाँ पे भाई माइनस लगेगा ना, माइनस क्यों लगेगा, तुम लोग गाने पे कंसंट्रेट करने लगे, अरे यहाँ पे देखो माइनस क्यों लगेगा, माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट में स्मॉल चेंज हो रहा है तो माइनस तो लगेगा, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे भी माइनस लगेगा, और यहाँ प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट के लिए क्या बोला था कि DC बाई dt हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया। तो सब कुछ सेम है, लेकिन डेल्टा की जगह d लगा देते हैं क्योंकि d यूज फॉर स्मॉल चेंजेस, और ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन। और इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। क्लियर हुई, बातें क्लियर हुई, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी है तो जरूर कमेंट में कमेंट करिए। नेक्स्ट हम और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगा मैं इसी रेट ऑफ रिएक्शन से बेस्ड, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था, ऐसे ही कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो खुद से बैलेंस करके तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आगे हमें, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है और देख लेते हैं। सब बताया था ना, अरे प्रीवियस वीडियो याद है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं याद है, तुम लोग कहाँ रहते हो भाई, नहीं देखा,
देखो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ना है, फिर डिपेंडेंसी ऑफ रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है। वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी बाकी हैं, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी। आपको इस चैनल पे हर एक चीज़ बहुत वही एकदम लोअर लेवल से उठा के हायर एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे। बस आप और कोर्स की चिंता मत करिए यार, कोर्स तो मैं ख़त्म करके रहूँगा, ठीक है। बस आपको कंसंट्रेट रहना है, अपनी पढ़ाई को बनाए रखना है, जारी रखना है। क्लियर? कोई भी सब्जेक्ट हो, केवल मैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जिस भी सोर्स में पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई आपको वो दिला सकती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक अलग ही बहुत लोगों के सपने होते हैं कि अरे जैसे मेरे शौक हैं कि मैं शूज़ पहनना मुझे बहुत पसंद है, अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो मैं जब भी बहुत अलग अलग वो डिज़ाइंस के, मतलब अलग अलग चीज़ें आती हैं ना, ट्रेंड चलता है ना शूज़ का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले शूज़ मैं क्यों ना खरीद लूँ, ये वाले खरीद लूँ, लेकिन बात वो होती है ना कि हमेशा, ठीक है, आप हर जगह नहीं खर्च कर सकते, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, सोच के बैठे हैं कि एक दिन तो आएगा, अपना भी आएगा जब जॉर्डन के शूज़ पहनेंगे, ठीक है। चलिए, फिर ऑल द बेस्ट आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।